प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यह स्वागत प्रोफेसर जनार्दन चौधरी, अध्यक्ष हिंदी विभाग के SR कॉलेज सरायरंजन की तरफ से है। आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। अभी आप ओ सदा नीरा पाठ, जो दिगंत भाग 2 में संकलित पाठ है, उसका दूसरा व्याख्यान सुनेंगे, या कह लीजिए इस बोर्ड पर आप देखेंगे। तो हम पाठ शुरू करते हैं आपके स्वागत के साथ। अभी दूसरा व्याख्यान है। दूसरे व्याख्यान में आप देख रहे हैं एक खंड होगा इसका बहुवैकल्पिक और दूसरा खंड होगा इसका विषयनिष्ठ, यानी एक है वस्तुनिष्ठ और दूसरा है विषयनिष्ठ। तो पहले हम वस्तुनिष्ठ शुरू कर रहे हैं, बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ। पहला प्रश्न है, ओ सदा नीरा पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा जगदीश चंद्र माथुर। आप उत्तर समझ रहे हैं, सी होगा। ओ सदा नीरा गद्य की कौन सी विधा है? विधा के विषय में आप जानते होंगे, यह गद्य का अपने आप में गद्य लेखन का प्रकार है। जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सब गद्य की विधाएं हैं। तो इसी तरह ओ सदा नीरा गद्य की कौन सी विधा है? तो निबंध, यानी सी होगा। ओ सदा नीरा पाठ किस मूल पुस्तक से उद्धृत है? तो यह बोलते क्षण नामक उनके निबंध संग्रह से उद्धृत है। एक ही निबंध संग्रह उन्होंने लिखा जिसका नाम है बोलते क्षण। तो जो भी निबंध होगा वह इसी से उद्धृत होगा, अर्थात ए। ओ सदा नीरा किस नदी को कहा गया है? ओ सदा नीरा गंडक को कहा गया है। सदा नीरा गंडक को कहा जाता है, वो तो संबोधन के लिए है। तो इस तरह गंडक नदी को कहा गया है। ओ सदा नीरा पाठ में मुख्यतः किस क्षेत्र का वर्णन किया गया है? ओ सदा नीरा पाठ में मुख्यतः चंपारण का वर्णन किया गया है, चंपारण क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ओ सदा नीरा पाठ में कहाँ का वर्णन किया गया है? आप ऑप्शन में देख रहे हैं, गंडक किनारे का क्षेत्र, गंगा किनारे का क्षेत्र, यमुना किनारे का क्षेत्र, महानंदा किनारे का क्षेत्र। तो आपको ये देखना है गंडक किनारे का क्षेत्र, अर्थात ए सही है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म शाहजहांपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, वहीं पर हुआ था। ए सही होगा। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ, अर्थात ए सही होगा। जगदीश चंद्र माथुर एक साहित्यकार के अतिरिक्त और क्या थे? तो जगदीश चंद्र माथुर के विषय में आपको पहले व्याख्यान में बताया गया कि 1941 में उन्होंने ICS की परीक्षा पास कर ली, अर्थात वे कलेक्टर बन गए, जिलाधिकारी थे। ए सही होगा। जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचनाएं नहीं हैं? अब यहाँ पर देख लीजिए कि भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, कोणार्क, ये तीनों जगदीश चंद्र माथुर की रचनाएं हैं। एक रचना है चारुमित्रा, जो नहीं है। चारुमित्रा के लेखक राम कुमार वर्मा हैं, तो ये नहीं है। बी इसका सही उत्तर होगा। कितने वर्ष पूर्व बुद्ध उपदेश देते थे? आप देख रहे हैं ऑप्शन, इसमें सही उत्तर होगा 2500 वर्ष, 2500 वर्ष पहले बुद्ध उपदेश देते थे शाक्यों को, भल्लों को, मौर्यों को, इस सब को उपदेश दिया करते थे। हरसिंह देव किस वंश के राजा थे? तो हरसिंह देव कर्नाट वंश के राजा थे, दक्षिण भारत के थे, कर्नाटक के थे। तो कर्नाट वंश, अर्थात ए। मिसप्रिंट से यहाँ पर में टॉ छूट गया है, आप देख लेंगे, ए सही होगा। कर्नाट वंश का शासन चंपारण क्षेत्र में कब स्थापित हुआ? कर्नाट वंश का शासन चंपारण क्षेत्र में 12वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। चंपारण क्षेत्र में कर्नाट वंश का प्रथम राजा कौन हुए?
तो प्रथम राजा हुए नानीदेव, अर्थात ए होगा। हरसिंह देव का मुकाबला किस मुसलमान शासक से हुआ? हरसिंह देव का मुकाबला गयासुद्दीन नामक मुसलमान शासक से हुआ, बंगाल का मुसलमान यदि शासक था। तो आप ये देख रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक से मुकाबला हुआ था, ये इसका सही होगा। चंपारण क्षेत्र में धांगर कब लाए गए? चंपारण क्षेत्र में जानते हैं कि नील की खेती के लिए अंग्रेजों ने बाहर से मजदूरों को मंगाया। जिन मजदूरों में धांगर, भुइयां, थारू इत्यादि थे, तो थारू आए थार प्रदेश से, यानी राजस्थान क्षेत्र से। ये धांगर, ये भुइयां, ये दक्षिण, उस समय के दक्षिण बिहार, आज का झारखंड माना जाएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र से ये धांगर आए और भुइयां आए गया से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चंपारण क्षेत्र में धांगर कब लाए गए? 18वीं शताब्दी में, अर्थात ये सही होगा। चंपारण क्षेत्र में गांधी जी का पदार्पण कब हुआ? तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें 1917 ईस्वी होगा, अर्थात ए। भितिहरवा में किस अंग्रेज की बड़ी चलती थी? भितिहरवा में एमन साहब की बड़ी चलती थी, अमोलवा कोठी में वे रहते थे। तो अमोलवा या भितिहरवा क्षेत्र में एमन साहब की बड़ी चलती थी, तो ये सही होगा। कस्तूरबा जी किस आश्रम में टिकी थी? तो कस्तूरबा जी भितिहरवा में टिकी थी, ये सही होगा। पुंडरीक जी क्या थे? पुंडरीक जी शिक्षक थे, वह भी बड़े निर्भीक, बड़े चरित्रवान और बड़े ज्ञानी। इतने निर्भीक कि एमन साहब से सब डरते थे, लेकिन पुंडरीक जी नहीं डरे। उनकी घोड़े की लगाम को उन्होंने नहीं पकड़ा। उनका नियम था कि जिसके यहाँ जाएंगे वह हमें लगाम पकड़कर स्वागत करेगा, मेरा आदर करेगा। पुंडरीक जी नहीं किया, इस तरह निर्भीक थे। पुंडरीक जी क्या थे? शिक्षक थे, ये सही होगा। लोरिया से निकलकर भिखनाथोरी तक कौन नदी जाती है? यही पंडई, ये सही होगा। सरैया मन में आकर्षण का केंद्र क्या है? तो सरैया मन में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र ताल है। सरैया मन कहाँ है? बेतिया से 4 मील दूर, बिल्कुल बेतिया के पास है, बहुत बड़ा वह ताल है। एमन साहब किस कोठी के मालिक थे? अमोलबा के, अर्थात ए। कर्नाटक वंश के राजा मूलतः कहाँ के वासी थे? दक्षिण के वासी थे। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर एक आंसर शीट भी दे दिया गया है। बोलने के क्रम में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पढ़ाने वाले के ध्यान में कहीं कोई विस्मृति आ गई या कोई और बात हो गई, तो बोलने के क्रम में कभी कुछ गलत भी बोल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह देख सुनकर बना दिया गया है, आपकी सुविधा के लिए ये आंसर शीट दिया गया है। ध्यान रहे कि बातचीत पाठ में एक बार धोखे से बोलने के क्रम में उत्तर गलत बोल दिया गया था, जिसमें आप गौर करेंगे तो आंसर शीट में, यानी बातचीत पाठ का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है उसके नीचे आंसर शीट दिया गया है। उस आंसर शीट में बिल्कुल सही दिया गया है। बोलने के क्रम में कभी कभी ऐसा होता है कि धरफड़ी में या किसी विस्मृति के कारण बोलना है कुछ, बोला जाता है कुछ, तो आंसर शीट के सहारे आप तैयारी कर लेंगे। आगे हम विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है? तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का सबसे बड़ा कारण वृक्षों की कटाई है। वृक्षों की कटाई के कारण नदी बहुत ही प्रदूषण से युक्त हो गई है, वातावरण प्रदूषण से युक्त हो गया है। कभी सुखाड़ की स्थिति आती है और कभी इतनी भयंकर बाढ़ आ जाती है कि गांव के गांव दह जाते हैं। आप देख रहे हैं चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रजनता का सबसे बड़ा जंगलों की कटाई है, वृक्षों की कटाई है। आगे, इतिहास में कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है? इसको ध्यान समझना होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यदि दूसरे जगह के लोग
कहीं और जगह जाकर बस जाते हैं, तो उसी को आप मानकर चलिए कि इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया है। जैसे कर्नाट वंश के राजा नान्यदेव इत्यादि मिथिला क्षेत्र में आकर, चंपारण क्षेत्र में आकर बस गए, यहाँ का बन गए। वे वापस अपने क्षेत्र नहीं गए, यहीं पर आकर बस गए। ऐसे ही राजाओं का दूसरे जगह बस जाना इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया है। धांगर शब्द का क्या अर्थ है? धांगर शब्द का ओराव भाषा में अर्थ होता है भारे का मजदूर। वास्तव में यह छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी वर्ग का एक जाति है, जो नील की खेती के लिए चंपारण क्षेत्र में लाया गया। आप देख रहे हैं ये ओराव, मुंडा, लोहार आदि आदिवासी जाति से मेल खाते हैं। इन्हें नील की खेती के में सहयोग के लिए चंपारण क्षेत्र लाया गया। इन्हें गुलामों का जीवन जीना पड़ता था। ये आपस में तो ओराव भाषा में बात करते थे, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके साथ वे भोजपुरिया में बात करते थे। तो इस तरह आपने धांगर का परिचय जान लिया। पाठ के आधार पर थारुओं की कला का वर्णन करें। धांगर किस्म के लोगों या धांगर के तरह ही कह लीजिए, थारू भी नील की खेती के लिए बाहर से लाए गए मजदूर, वे थार प्रदेश से लाए गए थे, यानी राजस्थान क्षेत्र से। वे भी हरिजन या आदिवासी किस्म की जाति के लोग थे, बड़े परिश्रमी, ईमानदार और उतने ही बड़े कलाकार। नृत्य, गायन, चित्रकला इत्यादि में वे बड़े प्रवीण थे, बड़े मस्ती के साथ गीत गाते थे, बड़े आनंद के साथ नर्तन करते थे। उनका नृत्य और गायन देखने लायक था। मूर्ति कला में भी वे बड़े, मूर्ति कला के साथ साथ वे घर के उपयोग के बर्तनों को भी बना लेते थे, घास फूस, सीक इत्यादि से रंग कर। जैसे हम लोग घर में छोटे छोटे बर्तन इत्यादि, अनाज इत्यादि के उठाने के लिए, रखने के लिए, फल सब्जी सबको रखने के लिए बर्तन की जरूरत होती है, तो वे घास फूस, सीक इत्यादि को रंग कर बड़ा रंगीन, सुंदर, आकर्षक बर्तन बना लेते थे। वे सीपियों से भी तरह तरह का आभूषण बनाते थे। और सबसे सुंदर तो उनकी कला का नमूना था नववधुएं, जो एक खास किस्म का अलंकार तैयार करती थी। वह जो अपने क्षेत्र में ब्याह के समय वर या वधू मौरी पहनते हैं, उसी तरह का वह अलंकरण तैयार, माथे पर पीढ़ा किस्म का एक होता था, जिसके नीचे सीपियों का झालर बनाया जाता था। ऊपर पति के भोजन रखने के लिए जगह रखी जाती थी। और वह पहनकर जब वह नववधू अपने पति खेत में काम करने वाले अपने पति के पास जाती थी, उस समय का सौंदर्य सबसे, अर्थात वह अलंकरण उसकी कला का सर्वोत्तम उदाहरण, जो सौंदर्य बढ़ाने वाले अलंकार के साथ साथ घर के काम की भी चीज है। वास्तव में कला तो यही है जो आनंद भी दे और जीवन में साधन भी दे। तो साधन और साध्य दोनों जुटाने का काम इनकी कला के द्वारा संभव हो पाता था। अब आगे, कपिलवस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की? तो आप यहां देख लीजिए, नेपाल के निकट भिखनाथोरी में बहने वाली नदी पंडई के रास्ते बुद्ध ने मगध तक की यात्रा की। इसमें कहीं कहीं गंडक नदी, या यह कह लीजिए कि गंडक से ही, गंडक की ही सहायक नदी के रूप में तो ये सब पंडई नदी है। तो आप पंडई नदी कहें या गंडक कहें, बात एक ही है। अंग्रेज नील्हे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? अब यहाँ पर देखिए, गोरे नील्हे किसानों के साथ, यानी अंग्रेज, गोरे कहा गया अंग्रेज को, अंग्रेज नील्हे किसानों के साथ पशुवत व्यवहार करते थे।
किसानों द्वारा तनिक भी विरोध करने पर उसके घर को जला दिया जाता, तरह तरह का अत्याचार उस पर किया जाता था। जिस मार्ग से अंग्रेज जाते थे उस मार्ग पर वे पशु नहीं ले जा सकते थे, उनसे बेगार काम लिया जाता था, उन्हें नजराने के रूप में भी देना पड़ता था और फिर विरोध करने पर जेल उन्हें दे दिया जाता था। इस तरह उनके साथ बड़ा पशुवत सलूक किया जाता था। अंग्रेजों के द्वारा यहाँ के किसानों पर, नील्हे किसानों पर बड़ा अत्याचार किया जाता था। अब आगे, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? पुल बनने से आप जानते हैं कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का संपर्क हो जाता। उत्तर बिहार के लोग दक्षिण बिहार और दक्षिण बिहार के लोग उत्तर बिहार जाते। अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो चुका था कि दक्षिण में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन सुलग रहा है, मुंडाओं का आंदोलन सुलग रहा था। उसका प्रभाव उत्तर बिहार पर न पड़े, इसलिए अंग्रेजों ने गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? अब इसमें देखिए, चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने 3 आश्रम विद्यालयों को खोला। बरहरा में, मधुबन में और भितिहरवा में। तीनों जगह बड़े योग्य, कर्मठ, ईमानदार, विद्वान शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया, जिससे कि वे लोगों को अपने जैसा बना सके। आगे, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? गांधी जी शिक्षा का मतलब व्यवहारिक ज्ञान समझते थे। वे किताबी ज्ञान से हटकर व्यवहारिक ज्ञान के बड़े हिमायती थे। वे बुनियादी शिक्षा पर बल देते थे। उनका मानना था कि शिक्षा का मतलब है व्यक्ति को जीवन का व्यवहारिक ज्ञान हो जाए, उसके चरित्र में निखार आवे। यदि चरित्र में निखार नहीं आया तो शिक्षा का कोई महत्व, और यह तब होगा जब कोई चरित्रवान शिक्षक से कोई व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा। इसीलिए उन्होंने स्वदेशी विद्यालय की स्थापना की, चरित्रवान शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया। इस तरह आप देख रहे हैं गांधी जी बुनियादी शिक्षा के हिमायती थे। वे शिक्षा के माध्यम से छात्रों को स्वावलंबी और चरित्रवान बनाना चाहते थे, इसलिए अपने आश्रम विद्यालयों में काफी चरित्रवान शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया। वे पुस्तकीय ज्ञान से अधिक व्यावहारिक ज्ञान पर बल देते थे। अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर स्वदेशी शिक्षा की स्थापना उनका आदर्श था। अब आगे है, पुंडलीक जी कौन थे? जान लीजिए, पुंडलीक जी आप यहां पर पढ़ेंगे। पुंडलीक जी भितिहरवा, गांधी जी का ही एक आश्रम विद्यालय था। भितिहरवा के बड़े निर्भीक, ज्ञानवान, चरित्रवान शिक्षक थे। पुंडलीक जी चंपारण में भितिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। वे गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। गांधी जी ने उन्हें बेलगांव से 1917 में बुलवाया था। वे बड़े ज्ञानी, निर्भीक और सदाचारी शिक्षक थे। इतने निर्भीक थे कि वहाँ के बहुत बड़े अंग्रेज थे एमन साहब। जहाँ भी जाते थे तो लोग एमन साहब के घोड़े की लगाम पकड़कर उनका स्वागत करते थे। इनके आश्रम में एमन साहब का आगमन हुआ। लोगों ने कहा कि आप इस तरह उनका स्वागत करें। पुंडरीक जी ने साफ इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, मैं उनका स्वागत नहीं कर रहा हूं। उनको आना है तो घोड़े से उतरकर आवे, मैं उनका अपने कक्ष में स्वागत करूंगा, बाहर स्वागत करने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। इतने निर्भीक व्यक्ति थे पुंडलीक जी, गांधी जी के सच्चे अनुयायी। गांधी जी के चंपारण आंदोलन के महत्व की सीखें क्या है? गांधी जी के चंपारण आंदोलन की महत्वपूर्ण सीखें 2 है। एक तो व्यक्ति को बिल्कुल निर्भीक और स्वतंत्र रहना चाहिए, कभी किसी की गुलामी नहीं, निर्भीकता और स्वतंत्रता। दूसरी,
बिना जांच पड़ताल किए किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हमेशा दोषारोपण करने से पहले सच्चाई जान लेना चाहिए। तथ्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही किसी पर दोषारोपण करना चाहिए, चाहे अपना हो या पराया हो। अनजाने ही किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए और व्यक्ति को पुंडलीक जी जैसा एकदम निर्भीक, ज्ञानवान, चरित्रवान व्यक्ति बनना चाहिए। चौर और मन किसे कहते हैं? चौर और मन दोनों ही ताल का ही रूप है। उथला ताल चौर कहलाता है, गहरा और विशाल ताल मन कहलाता है। उथले ताल में अर्थात चौर में जाड़े के मौसम, गर्मी के मौसम में पानी कम हो जाता है, कहीं कहीं पर पानी सूख भी जाता है जहाँ पर खेती होती है। मन में कभी पानी कमता नहीं है, अर्थात पानी समाप्त नहीं होता है, वह गहरा ताल होता है। भुइयां चंपारण कैसे आए? भुइयां दक्षिण बिहार के गया जिले से चंपारण क्षेत्र में आए नील की खेती के लिए। धांगर की तरह ये लोग भी नील की खेती के लिए लाए गए। चंपारण ने किसको किसको आश्रय दिया? तो आप देख रहे हैं चंपारण में बहुतों ने आश्रय पाया। 12वीं शताब्दी में कर्नाटवंशी राजा आए, मुसलमान शासक गयासुद्दीन तुगलक आए। आजीविका की खोज में थारू, धांगर, भुइयां आदि आदिवासी वर्ग के लोग आए। जुल्मी अंग्रेज भी यहाँ आकर मालोमाल हुए। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी शरणार्थियों को भी यहाँ शरण मिला, अर्थात इन सबों को आश्रय प्राप्त हुआ इस चंपारण क्षेत्र में। वैशाली की महत्ता का वर्णन करें। वैशाली के विषय में आप जानते होंगे कि यह वैशाली दुनिया की पहली लिच्छवी गणराज्य, दुनिया के पहले गणतंत्र है। यह वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी। यहाँ की राजनर्तकी आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध को अपना आम्र कानन समर्पित कर दिया। जैन तीर्थंकर महावीर का जन्म भी तो यहीं हुआ। इस तरह आपने देखा कि वैशाली विश्व का प्रथम गणतंत्र राजतंत्र होने के साथ साथ इन सारे महापुरुषों के सानिध्य के कारण महान है। और खासकर गंडक के किनारे की संस्कृति बिहार में, भारत में अपनी एक पहचान रखती है। आगे, चंपारण के लोगों से लेखक को क्या शिकायत रही? चंपारण के लोगों से लेखक को यह शिकायत है कि जिस चंपारण में गांधी का आगमन हुआ, जो चंपारण गांधी का कर्म क्षेत्र है, जिस चंपारण में गांधी ने एक नहीं 3 आश्रम विद्यालयों को खोला, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ किया, वह चंपारण का आश्रम विद्यालय आज खंडहर है। वह चंपारण आज अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। पूर्वजों की थाती संभाल कर रखना तो हमारा धर्म बनता है, लेकिन ये चंपारण के लोग संभाल नहीं पाते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे कि सिर्फ चंपारण की ही बात नहीं है, आज पूरे भारतवर्ष के लोग कह लीजिए अपने पूर्वजों के मान मर्यादा को भूलते जा रहे हैं। परिणाम है कि हमारे देश में अनाचार, दुराचार बढ़ता जा रहा है। वृक्ष के संदर्भ में लेखक की क्या धारणा है? वृक्ष के संदर्भ में लेखक का मानना है कि हमारे जीवन का वृक्ष बड़ा महत्वपूर्ण आधार है। यह सिर्फ काठ नहीं होता है, यह तो हमारे लिए एक बड़ा ठाठ है। वृक्ष हमारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है। वह प्रकृति देवी की प्रतिमा की तरह है। वह हमारे लिए अभिभावक है, हमारे लिए गुरु है, हमारे लिए देवी देवता है, सब कुछ है। प्रकृति देवी की प्रतिमा की तरह होता है। इसे काटने का अर्थ है देवी की मूर्ति को भंग करना। इससे पर्यावरण असंतुलित होता है,
इसीलिए हमें वृक्षों को काटने के बदले पूजने का प्रयास करना चाहिए। हम जितना अधिक वृक्षों को पूजेंगे, हमारी संस्कृति, हमारा पर्यावरण, हमारा समाज, हमारा देश उतना समुन्नत होता चला जाएगा। इस तरह आपने इस पूरे पाठ को देख लिया। अब हम फिर अगले पाठ में मिलेंगे, तो अगले पाठ तक मिलने तक आपको पुनः धन्यवाद। पाठ सुनने के लिए धन्यवाद।